Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो, मेरी ओर से आप सबको नमस्कार। स्वागत है आपका आज की वीडियो में। मेरा आज का विषय है हिंदी भाषा का विकास और मेरा अंतर विषय है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, जिसकी समय सीमा थी 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, जिसकी समय सीमा है 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक। तो मध्यकालीन आर्य भाषाएं, इसकी समय सीमा है 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक। इसका समय जो था वो लगभग 1500 वर्ष का है। इसमें आता है पाली भाषा, जिसकी समय सीमा है 500 ईस्वी पूर्व 1 ईस्वी तक। दूसरा आ गया प्राकृत भाषा, इसकी समय सीमा है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। तीसरा आ गया अपभ्रंश भाषा, इसकी समय सीमा है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। तो पाली भाषा जो थी, ये पहला आ गया पाली भाषा 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी पूर्व तक। तो 1 ईस्वी तक आज हम पाली भाषा और प्राकृत भाषा पढ़ेंगे। दूसरी वीडियो में हम अपभ्रंश भाषा और अपभ्रंश से हमारी हिंदी भाषा का आगमन कैसे हुआ, दूसरी वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो आइए हम बात करते हैं आज पाली भाषा की। पाली भाषा, सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि पाली भाषा की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो संस्कृत भाषा थी वो पंडितों तक ही सीमित रह गई, साहित्यिक हो गई थी पूरी की पूरी तरह से। वही भाषा अपना अस्तित्व बचा पाती है जो पूरे लोगों में प्रचलित होती है, पूरे गांव में प्रचलित होती है। उसी भाषा को जो है वो अस्तित्व दिया जाता है। तो यही कारण था कि हमें पाली की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि जो वेद थे वो आम जनता की पहुंच से दूर थे और 2 धर्मों का उदय हुआ। एक था बौद्ध, दूसरा था जैन धर्म। तो बौद्धों में जो ग्रंथ थे उन्होंने ये भाषा प्रयुक्त की, पाली भाषा। पाली का अर्थ है मूल पाठ अथवा बुद्ध वचन। बुद्ध वचन, बुद्ध ने अपने जो वचन या बातें, जो भी उपदेश उन्होंने दिए थे, जिस भाषा में दिए, उन्होंने उस पाली भाषा को जो है वो यही नाम दिया गया पाली भाषा में, जो पाली भाषा का नाम दिया गया। जो भी उन्होंने अपने बुद्ध बातें जो भी कही या कुछ भी जो भी उपदेश दिए, तो वो किस में दिए, पाली भाषा में। तो पाली भाषा जो है वो ये देश की एक प्रथम देश भाषा है। इसको हम मागधी भाषा के नाम से भी जानते हैं। त्रिपिटक, अब त्रिपिटक का क्या अर्थ है, ये बुद्ध के 3 ग्रंथ थे। त्रिपिटक का अर्थ है 3 ग्रंथ। सुत्त पिटक, पहला आ गया सुत्त पिटक, दूसरा आ गया विनय पिटक, तीसरा आ गया अभिधम पिटक। ये सब के सब जो थे वो ये पाली भाषा में लिखे गए। अब निकाय, अंकुतर निकाय, दिघि निकाय, ये अगर आपको कहीं भी सुनने को मिले तो समझना ये बुद्धों के ग्रंथ हैं। और तो और जो अशोका के शिलालेख थे वो भी पाली भाषा में लिखे। मतलब सोचने की बात यह है कि एक राजा को, मतलब संस्कृत को छोड़ के पाली भाषा का प्रयोग क्यों कर रहा था, संस्कृत को छोड़ के पाली भाषा का प्रयोग क्यों करना पड़ा, क्योंकि राजा चाहता था कि उसकी बात दूर दूर तक फैले, आम जनता के बीच प्रचलित हो। इसीलिए उसने संस्कृत का प्रयोग ना करके पाली भाषा का प्रयोग किया। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्राकृत भाषा की, जिसकी समय सीमा है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। प्राकृत भाषा, ये प्राकृत शब्द है प्रकृते रागतम। प्रकृते रागतम के अनुसार प्रकृति से आने वाली भाषा। इसका अर्थ है, प्रकृति का अर्थ है कि जो बिल्कुल शिक्षित नहीं है, जो अनपढ़ है, जो बिल्कुल अज्ञानी है। प्रकृति का अर्थ वो लोग जो अनपढ़ हैं, जो अज्ञानी हैं, जो पंडित नहीं हैं, जो शिक्षित नहीं हैं, वो लोग इसको प्रयोग में लाते हैं। अब प्राकृत भाषा जो थी वो पंडितों में प्रचलित नहीं थी। जो संस्कृत के नाटकों के अधम पात्रों की भाषा थी, मतलब निचले वाले वर्ग जो थे वो उनकी भाषा थी। और ये प्राकृत भाषा जो थी वो एक बोलचाल की भाषा थी, मतलब साहित्य में प्रचलित नहीं थी, पंडितों में प्रचलित नहीं थी, सिर्फ एक बोलचाल की भाषा थी।
जैन साहित्य की भाषा थी। अब बुद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों धर्मों का आगमन हुआ था और जैन ये भाषा जो थी वो एक ये जैन साहित्य की भाषा थी। जैसे बुद्ध साहित्य का पूरा जो है वो पाली भाषा में लिखा गया, वैसे ही जैन साहित्य पूरा का पूरा प्राकृत भाषा में लिखा गया। अब आइए देखते हैं हम प्राकृत भाषा के कितने भेद थे। ये इसके 5 भेद हैं। पहला आ गया शोरसेनी प्राकृत, दूसरा आ गया पैशाची प्राकृत, तीसरा आ गया महाराष्ट्री प्राकृत, चौथा आ गया अर्धमागधी प्राकृत, पांचवा आ गया मागधी प्राकृत। पहला है शोरसेनी प्राकृत। शोरसेनी का अर्थ शूरसेन, शूरसेन इसका पुराना नाम है शूरसेन। ये मथुरा के आसपास की भाषा है, मध्य प्रदेश की भी बोली है ये, वहाँ मथुरा में बोली जाती थी ये शोरसेनी, इसलिए इसको शोरसेनी प्राकृत कहा था। और दूसरी आ गई पैशाची प्राकृत। ये उत्तर पश्चिम में कश्मीर के आसपास वाले क्षेत्रों में बोली जाती है। तीसरी आ गई महाराष्ट्री प्राकृत, जो महाराष्ट्र के आसपास बोली जाती है उसको हम क्या कहते हैं, महाराष्ट्री प्राकृत। चौथी है अर्धमागधी। अर्धमागधी का मतलब मागधी और शोरसेनी, मागधी और शोरसेनी के बीच की जो बोली होती है उसे हम अर्धमागधी कहते हैं। अब मागधी प्राकृत का अर्थ है कि जो बिहार में बोली जाती है। मागधी से ही पता चलता है कि जो बिहार में बोली जाती है, जो पूरी से पूरी तरीके से मागधी में बोली जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मागधी प्राकृत कहते हैं। अब तीसरा है अपभ्रंश। अपभ्रंश पढ़ेंगे हम। इसके अपभ्रंश के बाद जो है वो हिंदी भाषा का आगमन कैसे हुआ, अपभ्रंश और जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा का आगमन कैसे हुआ, अपभ्रंश को हम आज पढ़ेंगे और जो हिंदी भाषा है उसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं अपभ्रंश की समय सीमा कितनी है। 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक है। अपभ्रंश का अर्थ है अशुद्ध, भ्रष्ट, विकृत। अपभ्रंश भाषा जो थी वो मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था है। 2 अवस्था हम पढ़ चुके हैं, अभी यह तीसरी अवस्था है। अब इसका सर्वप्रथम प्रमाणिक प्रयोग कहाँ मिलता है, पतंजलि की महाभाष्य में। सबसे प्राचीन प्रयोग भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में इसका मिलता है हमें। ये किताब है हिंदी भाषा का उद्गम और विकास किसने लिखी है, ये डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने, जिन्होंने अपनी इस किताब में इसकी समय सीमा बताई है 700 ईस्वी। दूसरी है हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान। ये किसने लिखी है, डॉक्टर नामवर सिंह ने। इन्होंने इस किताब में इसकी समय सीमा बताई है 700 ईस्वी पूर्व। मतलब ये दोनों जो कवि हैं, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी और डॉक्टर नामवर सिंह, इन्होंने मतलब इस किताब के माध्यम से इसका एक ही समय मानना है कि अपभ्रंश का समय जो है वो 700 ईस्वी से शुरू होता है, जबकि डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का मानना है कि इसका जो समय शुरू होता है वो 500 ईस्वी से होता है। अब डॉक्टर भोलानाथ तिवारी और डॉक्टर उदय नारायण तिवारी जी ने सबसे पहला प्रयोग अपभ्रंश का चंड कवि के द्वारा 6वीं शताब्दी का ग्रंथ है। चंड कवि के द्वारा जो 6वीं शताब्दी का ग्रंथ है, उनका प्राकृत लक्षण इसको बताया कि सबसे पहले इसमें अपभ्रंश का प्रयोग हुआ है। किसने बताया, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने। जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ये अलग अलग कवि हैं, इन्होंने अपभ्रंश भाषा के संबंध में कुछ अपने अपने विचार प्रकट किए हैं कि अपभ्रंश का कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। तो अब देखते हैं कि डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है। उनका कहना है कि ऐसा नहीं है, बल्कि बल्लवी के जो राजा थे धारसेन द्वितीय, अपने पिता गुहसेन के बारे में लिखा था कि संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, ये तीनों के कवि थे। वो कहते हैं कि अपभ्रंश का प्रयोग यहाँ मिलता है, सबसे पहले यहाँ मिलता है। अब भामा, ये भी एक कवि थे, इन्होंने अपना ग्रंथ लिखा एक काव्य अलंकार, और उन्होंने अपभ्रंश को इस ग्रंथ का काव्योपयोगी भाषा कहा। किसको, अपभ्रंश भाषा को। किशोरी दास वाजपेयी ने इस भाषा को, मतलब अपभ्रंश भाषा को अन्य भाषा का नाम दिया। अब दंडी थे, ये भी कवि हैं, इन्होंने ग्रंथ लिखा काव्यांश, इसमें उन्होंने अपभ्रंश को आभीर कहा है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, इन्होंने कहा ये एक भाषा न होकर विकास की स्थिति है,
पुरानी हिंदी और आज की जो भाषा है, ये उसमें बीच की जो भाषा है, इन दोनों के बीच की जो भाषा है, पुरानी हिंदी और आज की भाषा, उसमें जो बीच की भाषा है उसे हमने अबहट कहा। अबहट का सबसे पहला प्रयोग हमें कहाँ मिलता है? वर्ण रत्नाकर, ये एक ग्रंथ हुआ करता था जो कि ज्योतिषीवर ठाकुर का लिखा हुआ है। कालिदास का एक नाटक है विक्रमोर्वशीयम, इसमें ये बताया गया है कि जो अधम पात्र है, मतलब जो निचले वर्ग के पात्र हैं, वो बोलचाल की भाषा में अपभ्रंश का ही प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं कि अपभ्रंश का क्षेत्रीय रूप, कि अपभ्रंश भाषा किस किस क्षेत्र में देखने को मिलती है। पहला आ गया शोरसेनी पैशाची, दूसरा आ गया पैशाची अपभ्रंश। शोरसेनी पैशाची में ये पश्चिमी हिंदी बोली जाती है, राजस्थानी भाषा और गुजराती भाषा। पैशाची अपभ्रंश में पंजाबी और लहंदा बोली जाती है। ब्राह्मण अपभ्रंश में सिंधी और खस अपभ्रंश में पहाड़ी बोली जाती है। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश में मराठी, अर्धमागधी अपभ्रंश में पूर्वी हिंदी बोली जाती है, और मागधी अपभ्रंश में बिहारी, उड़िया, बंगला, असमिया, ये भाषाएं बोली जाती हैं। अब हम देखते हैं कि हिंदी एवं अपभ्रंश का संबंध, आपस में उनका क्या संबंध था, क्या मिलाप था, कैसे अपभ्रंश से हिंदी में अपभ्रंश आई और हिंदी जो थी वो अपभ्रंश में मतलब कि हिंदी के शब्द अपभ्रंश में कैसे आए। अब 12वीं शताब्दी तक 1000 ईस्वी से हिंदी जो थी वो एक बोलचाल की भाषा हो गई थी। तत्व शब्द अपभ्रंश से ही ग्रहण किए थे हिंदी भाषा ने। भाषा की प्रवृत्ति यानी विशेषता, एक खासियत भी होती है भाषा की प्रवृत्ति को हम विशेषता भी बोलते हैं और खासियत भी बोलते हैं। ये हमेशा कठिनता से सरलता की ओर चलती है। संस्कृत में 3 वचन होते थे, 3 लिंग, 24 रूप हुआ करते थे, जबकि हिंदी में 2 वचन, 2 लिंग और 2 रूप हुआ करते थे। पहला था मूल रूप और दूसरा था विकारी रूप। जो काव्य में प्रयुक्त होती थी उसे हम अपभ्रंश भाषा कहते थे। जो बोलचाल की भाषा थी उसे हम देश भाषा कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में पुरानी हिंदी का एक उदाहरण दिया है कि भला हुआ जो मरया बहनी मारा कंतु, लजेच तू बहसी अहो जो भागा घर इंतु। अर्थात हे सखी, अच्छा हुआ मेरा जो पति था वो युद्ध में मारा गया, अगर वो हार के वापस आ जाता तो कायरता पूर्वक मैं तो शर्म से मर जाती। ये हिंदी जैसी लग रही है, पूरी तरीके से हिंदी ना होते हुए यह अपभ्रंश का ही रूप है। तो आज के लिए इतना ही। दूसरा आगे हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा का आगमन कैसे हुआ, कौन सी शताब्दी में हुआ, कितने से कितने लेकर उसकी समय सीमा क्या रही थी। तो हम अगले वीडियो में जो वो हिंदी भाषा पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।